तो वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो वापस से हम आ चुके हैं नेक्स्ट लेक्चर को लेकर के, जहां पर बात हो रही है करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो मैं बता दूं, करंट इलेक्ट्रिसिटी के आज हम लोग 8वें पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जहां पर बात हो रही थी किरचॉफ के बारे में। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने किरचॉफ शुरू कर दिया था, जहां पे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों ही इंपॉर्टेंट लॉज को हमने कवर किया था, साथ ही एग्जांपल भी बताया था और होमवर्क भी दिया था। और आई होप आपने होमवर्क किया होगा। और आज हम लोग आ गए हैं और भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि आपके एनसीईआरटी का होने वाला है। ये जो देख करके आप देख रहे हो बोर्ड पर, इस क्वेश्चन को आज डील करेंगे और साथ ही डील करेंगे कि हम किरचॉफ के बाद रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस के अलग अलग कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, और जानेंगे क्या है कलर कोडिंग। तो बने रहिए इस लेक्चर के साथ। तो आगे स्टार्ट करते हैं बच्चों कि ये क्वेश्चन आपके सामने है, और ऐसे ही क्वेश्चन जो आपको मिसलीड करते हैं करने में, ऐसे कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आइए उसको पहले देखा जाए। देखिए, मैंने आपसे बोला था कि आप लूप चाहे जितने मन करे उतने लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि उतने लूप लीजिए जिससे सारे कंपोनेंट काउंट हो जाए, कोई भी कंपोनेंट छूटने ना पाए। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हमने सारे कंपोनेंट को ले तो लिया, लेकिन फिर भी हमारे पास ऐसे इक्वेशन नहीं बन पाते कि हम इसे सॉल्व कर पाए। तो ऐसे केस में हम फिर से एक एक्स्ट्रा लूप लेते हैं। उस लूप में मतलब उस सिस्टम में, उस सर्किट में पॉसिबल होना चाहिए, और होगा भी, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि फाइंड द करंट एट ईच ब्रांचेस। ऐसे ही क्वेश्चन आपको खासकर ज्यादातर पूछे जाते हैं कि इस ब्रांच में करंट कैसे निकालेंगे। और आपको एग्जांपल में एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखा है, उसको भी आप देखिएगा, वो भी इसी तरीके से। अगर आज का लेक्चर आप ये कर लेते हो तो आपको वो क्वेश्चन भी इजी लगने लगेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरे पास एक सर्किट है, और इस सर्किट का नाम आप अपने मन से भी रख सकते हो, और गिवन जो भी नाम होगा उसको भी यूज कर सकते हो। तो ये हो गया ABCD, और यहाँ पे आप यूज कर सकते हो M, और यहाँ पे आप यूज कर सकते हो N। तो ओवरऑल ये आपकी सर्किट हो गई रेडी। अब यहाँ से मान लीजिए सेल है, मैंने आपसे क्या बोला था, सेल है तो करंट तो ड्रॉ करेगा ही। तो इसने करंट ड्रॉ किया, क्या I ड्रॉ किया। अब ये I करंट जाएगा ऊपर, और ऊपर इसको क्या मिलेगा, ऊपर मिलेगा दो ब्रांच। यहाँ पे दो ब्रांच मिलेगा, करंट ऐसे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। तो I1 पार्ट में और I2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब ये I1 पार्ट और I2 पार्ट आगे ऊपर जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर देखिए B और यहाँ पर देखिए D। अब B और D में सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर ऊपर का पोटेंशियल ज्यादा होगा तो करंट ऊपर से डिवाइड होता है। एक बात का ध्यान आपको ये रखना होगा कि करंट डिवाइड होता है, लेकिन करंट डिवाइड वहीं से होता है जहां पोटेंशियल ज्यादा होता है, राइट। अगर पोटेंशियल ज्यादा होगा तो वहां से पोटेंशियल ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, ताकि वो पोटेंशियल को जीरो कर सके, पोटेंशियल डिफरेंस को जीरो कर सके, इसलिए करंट ड्रॉप होता है। तो यहां से करंट आगे जाएगा, और अगर B पे पोटेंशियल ज्यादा हुआ तो वहां से करंट डिवाइड हो जाएगा, और अगर D पर पोटेंशियल ज्यादा हुआ तो करंट यहां से डिवाइड होगा। आपको किसी एक सेक्शन में मान लेना है। अगर डायरेक्शन दे रखा है तो ठीक है, उसको फॉलो करिए, और नहीं दिया है तो आपको डायरेक्शन कैसे यहाँ पे जस्टिफाई करना है वही समझना है। तो यहाँ से आपने करंट दिखाया, और यहाँ B पर जाके सपोज कर लीजिए B पर पोटेंशियल ज्यादा है, तो यहाँ से करंट देखिए ड्रॉ होगा अलग अलग पाथ पे। तो यहाँ मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे करंट क्या डिवाइड हो गया, I3। तो इस वाले सेक्शन में, इस वाले ब्रांच में I3 चला गया, और बच्चों ऊपर जो बचा हुआ दूसरा वाला पार्ट है, इसमें क्या जाएगा, I1 माइनस I3। इज इट राइट। अब इस वाले पार्ट में I1 माइनस I3 चला गया। अब यहां से आप देखिए कि ऊपर से अगर करंट किसी ब्रांच में ड्रॉ हो चुका है तो उसमें दूसरा करंट कभी नहीं जाएगा। इस बात को आप ध्यान से दिमाग में रख लीजिए। तो ऊपर से करंट एक बार चला गया तो नीचे से पोटेंशियल ज्यादा हो ही नहीं सकता, नीचे सिर्फ करंट यहां से आएगा, ऊपर से करंट आएगा, और यहाँ पे ज्वाइन होंगे अकॉर्डिंग टू जंक्शन रूल। और ज्वाइन होंगे तो इस वाले पार्ट में, मतलब नेक्स्ट 10 ओम वाले पार्ट में क्या जाएगा बच्चों, ये I2 ऊपर से क्या आया I3, तो हो जाएगा I2 प्लस I3। इज इट राइट, I2 प्लस I3। तो ये I2 प्लस I3 10 में जाएगा। अब जरा देखिए I1 माइनस I3 यहां से आ रहा है, और I2 प्लस I3 यहां से आ रहा है। तो यहाँ I3 पॉजिटिव है और यहाँ पे I3 नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आके तो इनको जोड़ना ही है। तो I3 पॉजिटिव I3 नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ बचा I1 और यहाँ बचा I2, यहाँ ज्वाइन होकर के इस वाले सेक्शन में वापस आ जाएंगे, जिसे हम कहेंगे I1 प्लस I2। सिंपली वी कैन से कि I1 प्लस I2 एक्चुअली वो I था जो कि वापस अपने लूप में आ चुका है। तो अब इस 10 ओम में क्या जाएगा, अब इस 10 ओम में जाएगा I1 प्लस I2। वैसे भी ये इसी का रिस्पेक्टिव है, तो इसी से होकर के जाएगा। अब हमें क्या करना है, एक एक करके लूप्स लेने हैं, और लूप में अप्लाई करना है आपका किरचॉफ्स लॉ, और देखना है कि कैसे अप्लाई करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहीं पे एक लूप दिख गया, देखिए एक लूप फर्स्ट हो गया और एक लूप ये सेकंड हो गया। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, दो लूप तो यहीं
यहीं पे हो गए। अब दो लूप्स तो ले लिए, लेकिन मैंने आपसे क्या बोला था कि जब भी आप कोई लूप लेंगे तो एक बात का ध्यान रखना होगा आपको कि जब भी आप इसमें डायरेक्शन लें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो आप किसको फॉलो करें? सेल को। लेकिन इस लूप में तो कहीं सेल ही नहीं है, इस लूप में कहां सेल है? इसमें कोई सेल नहीं है, तो आप किसको फॉलो करोगे? ऐसे केस में आप किसी एक करंट को फॉलो कर लीजिए ना, तब काम चल जाएगा मेरा। तो एक काम करते हैं, आप इसी को फॉलो कर लेते हैं, किसी को भी फॉलो कर सकते, इसको फॉलो कर लीजिए I1 को। तो I1 को फॉलो करोगे तो I1 ऐसे जा रहा है, तो आप भी ऐसे ही चलिए, और ये आपका हो गया डायरेक्शन क्लॉकवाइज, राइट। ऐसे ही आप इस साइड भी ले लीजिएगा, मतलब 2 में भी वैसे ही फॉलो कर लीजिएगा, मतलब आप इसको फॉलो कर लीजिएगा। तो ये लीजिए, फॉलो कर लिया आपने इसको भी, तो दोनों को आपने 1 को 2 को इसी तरीके से इसी वे में फॉलो कर लिया, दोनों का अब डायरेक्शन क्लियर है। अब इतना होने के बावजूद भी इसमें एक कंपोनेंट नीचे देखिए छूट रहा है। अब इस कंपोनेंट को कैसे सॉल्व करेंगे? तो ऐसे केस में मैं बता दूं कि आप तो अगर इसको लेना चाहते हो या तो बड़ा वाला लूप लेकर के इसको इंक्लूड कर सकते हो, या तो छोटा वाला लूप लेकर के इंक्लूड कर सकते हो, व्हाटएवर यू वांट, जैसा मन करे आप चाहे कर सकते हैं। एक काम कर सकते हैं, मैं बड़ा वाला लेके भी कर सकता हूं, तो आप जैसा बोले मैं बड़ा वाला ले लेता हूं, आप अगर मन करे तो इसको छोटे वाले से भी ट्राई कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं बड़ा वाला ले लूंगा, तो बड़े वाले का नाम होगा MAB, इस तरीके से होने वाला है। तो ये हो गया थर्ड लूप, और फॉलो आप सेल से करोगे क्योंकि इसमें तो सेल मिल गया, और ये लीजिए आपका थर्ड लूप भी रेडी है। तो इस तरीके से 3 लूप क्रिएट हो गए, और तीनों लूप को हम अलग अलग अप्लाई करके इक्वेशन तैयार कर लेते हैं। आइए पहले स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन करते समय फर्स्ट लूप से। तो फर्स्ट लूप आपका नाम क्या है? फर्स्ट लूप का पहले वो बताइए, ऑर्डर सही बताइएगा। ऑर्डर होगा A, जैसे कि आप ऐसे घूम रहे हो, A B D A, राइट। तो ये हो गया A B D A, ये आपका ऑर्डर हो गया A B D A। और यहां पर आपको क्या करना है? सबसे पहले यहां देखें कि I1 आपका मेन करंट I1 और इसका रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंस कौन है? आपको याद होना चाहिए, रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंस है 10, तो I1 into 10 सिंपली तो आप लिख सकेंगे 10 I1। आपको अगर याद हो पिछला वाला लेक्चर, तो उसी हिसाब से मैं चल रहा हूं और कुछ भी नहीं, तो हुआ 10 I1। आप आगे बढ़े इस तरीके से, आपको फॉलो कौन कर रहा है? ये I3 आप ही को फॉलो कर रहा है इसी तरीके से, तो I3 भी उसी डायरेक्शन में चल रहा है, और I3 किससे होकर जा रहा है? 5 ओम से। तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, इसलिए आप लिख सकते हैं 5 I3, राइट। और यहां से आप आगे बढ़े इस तरीके से घूम करके आगे बढ़ रहे हो, तो ये देखो करंट यहां से आ रहा है, आप यहां से आ रहे हो, करंट इधर से आ रहा है, ये ऑपोजिट आ रहा है ना, तो I2 क्या हुआ? नेगेटिव हो गया बच्चों। I2 अब किससे होके जा रहा है? 5 से, तो इनटू 5 लिख सकते हो, राइट। अब बताइए कि इस लूप में कहीं सेल दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, तो इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे? 0 सिंपली। अब यहाँ पर I1 I2 और I3 सारी चीजें मौजूद है, तो अब थोड़ा इसमें क्या कॉमन है पहले बताइए। 5 आपका कॉमन हो जाएगा, सिंपली यहाँ पे हो जाएगा 2I1, और यहाँ पर देखिए 5 कॉमन निकाल लिया तो हो गया -I2, और यहाँ से भी 5 आपने कॉमन निकाल लिया, सिर्फ I3 हुआ, और सिंपली आप यहाँ से इसको इधर शिफ्ट कर सकते हो। तो फाइनली आपका ये इक्वेशन क्रिएट हो जाएगा 2I1 और -I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। लीजिए इक्वेशन नंबर 1 रेडी है। 5 को आपने 0 के पास मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, ये आपका डिसमिस हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है? इस लूप में आपने किसको फॉलो किया? इसको फॉलो किया है। आप इसको फॉलो कर रहे हो, तो फॉलो कर रहे हो I1 माइनस I3 को, तो आपको सेकंड लूप लेना होगा। सेकंड लूप का नाम ले लीजिएगा। सेकंड लूप का नाम कैसे होगा? सेकंड लूप का नाम देखिए कैसे, BCDB, BCDB, राइट, ये हो गया। अब BCDB में आपका I1 माइनस I3, I1 माइनस I3, ये हो गया I1 माइनस I3, किससे होकर जा रहा है? 5 से, राइट। और आप इधर से होकर के आए ऐसे करके, तो यहां से होकर के आ रहा है, और ये करंट इधर से आ रहा है, ऑपोजिट आ रहा है ना, गलत है ये तो ऑफ कोर्स आप इस तरह ले सकते हो -I2 प्लस I3, ये हुआ आपका, और इसका रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंस है 10, तो ये आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप इधर से घूम के ऊपर गए, तो ये ऊपर से आ रहा है, गलत है, फिर से ऑपोजिट आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? 5 into I3 लिख सकते हो, और कोई सेल इसमें नहीं लगा है बच्चों, कोई सेल नहीं लगा, इसका मतलब यहाँ पे अगेन आपको क्या लेना होगा? 0 लेना होगा, राइट। तो ये हो गया 5 I1, ठीक, और यहाँ पे I1 कहीं और नहीं दिख रहा है, I2 के टर्म्स एक अकेला है, तो यहाँ पे लिख सकते हो 10 I2 लिख सकते हो आप। और फाइनली यहाँ पे और क्या देखिए 5 I3, और ये 10 I3 माइनस में आएगा, और ये 5 I3 माइनस में है, तो फाइनली 5 I3 10 I3 और ये टोटल हो गया 20 I3 नेगेटिव। ध्यान से देखिए नेगेटिव में है सर, तो ये हो जाएगा 20 I3 नेगेटिव इज इक्वल टू 0 हो गया। क्या कॉमन है तीनों में? तो आपका 5 कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 टाइम्स, ये 2 टाइम्स के टेबल में आ जाएगा, और ये 4 टाइम्स में आ जाएगा आपका फाइनली
कंप्लीट। तो I1 हो गया बच्चों, I2 हो गया नेगेटिव में ऑफ कोर्स, और फिर उसके बाद आपका I3 का टर्म हो गया। इक्वेशन नंबर आप 2 रिफर कर दीजिए इसे। अब क्या करना है, अब हमें चलना है थर्ड इक्वेशन की ओर। और थर्ड इक्वेशन कौन सा लेंगे, थर्ड इक्वेशन के थर्ड लूप लेना होगा। थर्ड लूप आपने ये वाला सपोज कर रखा है, आप चाहो तो नीचे वाला भी ले सकते हैं, मैंने बोला था आपसे। तो थर्ड लूप के लिए क्या करें, थर्ड लूप का नाम बताइए। थर्ड लूप का नाम हो जाएगा ABCNMA, ABCNMA, राइट। ये हो गया आपका लूप। और इस तरीके से आपको फॉलो क्या करना है, I1 into 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 10I1, राइट। और फिर उसके बाद आप यहां से आए तो ये हो जाएगा 5 into इतना, ये इसमें से होकर के जा रहा है, तो ये हो गया आपका प्लस 5I1 माइनस I3, ये हो गया। और यहां से आप इस तरीके से घूम के आए तो ये देखिए, ये आपका एक रेजिस्टेंस मिला जो कि इसमें से होके जाएगा। और एक्चुअली ये I है, तो आप इसको I1 प्लस I2 भी ट्रीट कर सकते हो, तो इसे सॉल्व करना इजी हो जाता है। तो प्लस हमारे डायरेक्शन में है, हमें ही फॉलो करना है, तो I1 प्लस I2 into 10, ओके। और ये आपका लूप हो गया कंप्लीट। फाइनली एक सेल मिला है, एक लौता सेल है, इज इक्वल टू, यही आपने प्रिंसिपल ही माना, इसी डायरेक्शन में आप चले भी थे, तो ये आपने क्या कर लिया, आपने 10 लिख दिया, अदर साइड में EMF है। फाइनली I1 टर्म, I1 टर्म, I1 टर्म, टोटल कितना हो जाएगा 25I1, राइट। और यहां पर 5 देखिए I3 के टर्म्स में है और I2 केवल सिंगल है, तो ये आप लिख सकते हो प्लस 10I2, ये हुआ। और यहां आपका ये हुआ माइनस 5I3, ओके, इज इक्वल टू 0, 0 नहीं 10 है, 10 लिखिएगा। और अब आप मुझे बताइए कि इन तीनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ तीनों में 5 जो है मल्टीप्लायर है, मतलब कॉमन है, तो हम क्या कर सकते हैं, 5 कॉमन ले सकते हैं। तो फाइनली मिला आपको क्या, 5I1, ओके। और यहां से आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको 2I2, ओके फाइन। और यहां से आपको मिल जाएगा माइनस I3 इज इक्वल टू 5 को इधर कैंसिल करोगे तो 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन नंबर थर्ड रेडी है आपका। तो इस तरीके से आपका इक्वेशन तैयार हुआ, इक्वेशन नंबर थर्ड। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन अच्छे से अगर क्लियर हो गया तो आप एकदम सही जा रहे हो। अब यहाँ पे क्या करना है, 3 वेरिएबल तैयार हो गया और 3 वेरिएबल को सॉल्व करना ऑलमोस्ट सभी को आता है। कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले किसी 2 इक्वेशन को लेकर के ट्रीट करा दीजिए आपस में और एक टर्म को एलिमिनेट कर दीजिए। एक टर्म एलिमिनेट हो जाएगा तो 2 इक्वेशन और बनेंगे 2 वेरिएबल के, और उसको सॉल्व करके हम किसी एक वैल्यू को निकालने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे देखिए 2I1, यहाँ पे I3 का टर्म है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। इसका काम करें, एक आप I1 वाले टर्म को डिस्मिस करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे 2I1 है और यहाँ पर इस वाले में I1 है केवल, तो इस वाले में से हम सोच रहे हैं कि 2I1 को डिसमिस कर दिया जाए, इससे I1 वाला टर्म डिसमिस हो जाएगा तो मुझे I2 और I3 का मिल जाएगा। पहले ये माइंड मेकअप करना होगा। और यहाँ पर क्या है 5I1। एक काम करिए, पहले तो आप एक काम करेंगे कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में, और देन आप इसे सब्सट्रैक्ट कर दीजिए किससे, इक्वेशन नंबर 1 के साथ। ओके, किया जाए तो आप करें 2I1 माइनस 4I2 माइनस 8I3 इज इक्वल टू 0। इज इट राइट? ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 में 2 से मल्टीप्लाई किया और यहां पे देखिए ये है आपका 2I1 माइनस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या कर रहे हो, सब्सट्रैक्ट कर रहे हो ताकि आप एलिमिनेट कर सको। कैसे एलिमिनेट करोगे, आइए देखें। तो ये एलिमिनेट हो गया। अब यहां पर हो गया 4I2, ये है आपका माइनस से प्लस हो गया, साइन चेंज होता है ये पता है, तो ये हो जाएगा माइनस 3I2, राइट। और यहां माइनस, ये भी माइनस, तो हो जाएगा माइनस 9I3 इज इक्वल टू 0। तो ये अब आप क्या कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो माइनस कॉमन लेकर के 3 कॉमन लेकर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए क्या I2, ध्यान से समझिएगा, माइनस 3 कॉमन है तो I2, और यहां आपका बचा पॉजिटिव 3I3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 4 रेडी है आपका। तो ये हुआ I2 प्लस 3I3 इज इक्वल टू 0। एक्चुअली क्या किया हमने, माइनस 3 को कॉमन लेकर के शिफ्ट कर दिया। माइनस 3 को कॉमन लेकर के शिफ्ट कर देंगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा। बात क्लियर है? ओके फाइन। अब हम आगे, और इस वाले सेक्शन को अब इरेज कर दिया जाए ताकि मेरा काम आगे से थोड़ा सा क्लियर हो जाए, क्योंकि इसको इरेज करना ही पड़ेगा।
अब मुझे बताइए कि मैंने फर्स्ट ले लिया और सेकंड लेकर के ट्रीट कर दिया, अब मुझे कि थर्ड को भी इन्वॉल्व करना होगा। थर्ड कैसे इन्वॉल्व होगा? थर्ड को इन्वॉल्व करने के लिए काम करते हैं, यहां पर 5 टर्म है, यहां पर 5 नहीं है, तो एक काम करते हैं अब की बार इक्वेशन नंबर 2 में 5 से मल्टीप्लाई करके और सब्सट्रैक्ट कर देंगे किसके साथ? थर्ड के साथ, राइट। यहां पे भी वही सेम टर्म काम करना होगा। 5i1 हो गया आपका बच्चों, 5i1 10i2 और ये हो गया 20i3 इज इक्वल टू 0। ये हमने पहले कॉमन लेकर के 0 कर दिया था, फिर करना पड़ गया। ये आपको कंपैटिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी कि हम पहले कर लें या नहीं कर लें। और यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? वहां पे आपको मिला थर्ड इक्वेशन जो कि है 5i1 + 2i2 - i3। ये चीजें सॉल्व करते समय बहुत ही सावधानी की जरूरत होती है बच्चों। और ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको मैं मिटाना नहीं चाह रहा हूं क्योंकि हमको जरूरत पड़ सकती है आगे। तो एक काम कर लेते हैं, इस इक्वेशन को हम कहीं लिख लेते हैं बच्चों। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 2i1 i2 + i3 जो है वो इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1 है। हमें जरूरत पड़ेगी इसकी, इसीलिए मुझे इसको लिखना पड़ा। वहां पे मैंने लिख लिया है, जरूरत पड़ेगी तो इसको यूज किया जाएगा। अब माइनस करना है तो माइनस करिए, ये साइन चेंज हो रहा है तो ये एलिमिनेट हो गया। -10 और -2 -12i2, ये क्लियर है क्या? और ये माइनस हो जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा? ये माइनस हो जाएगा तो आपको मिलेगा -19i3, राइट। और ये आपका -2 हो गया। अब माइनस टर्म कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए तो हो जाएगा +19i3 इज इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर क्या डन हो गया? 5 डन। ओके, इक्वेशन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। अब मैं थोड़ा सा और इरेज करूंगा। इक्वेशन नंबर 2 यहां पर है, इक्वेशन नंबर 2 की भी जरूरत पड़ सकती है। इक्वेशन नंबर अब देखिए 4 और 5 को ध्यान से, तो यहां पर 4 में आप देख रहे हो कि 2 वेरिएबल है i2 i3 में, और 5 में भी 2 वेरिएबल है i2 i3 में। अब क्या करना चाहिए? अब एक काम करते हैं, इसमें हम कर देंगे मल्टीप्लाई 12 से। नाउ अब आप कर दीजिए मल्टीप्लाई 4 में 12 से। अब 12 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर दीजिए किसके साथ? 5 के साथ। तो इससे फायदा क्या मिलेगा? बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। अब एक काम करते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 को भी जरूरत मुझे पड़ सकती है, तो एक काम करें क्या, इक्वेशन नंबर 2 को भी यहां मेंशन कर लें, i1 - 2i2 - 4i3। ये है इक्वेशन नंबर 2। इसकी भी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए इसको इरेज कर दिया जाए। ओके, इसको पूरा इरेज कर दे ताकि जगह मिल जाए तो हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो एक काम करिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे 4 में मल्टीप्लाई किया आपने, 12i2 हो गया प्लस ये हो गया आपका 12 3 जा 36i3 इज इक्वल टू, और अब ये आपका क्या है? आपका 0 ही होने वाला है। फाइनली ये आपका टर्म है 12i2 + 19i3 इज इक्वल टू 2। अब आप इसको माइनस करिए, ये टर्म डिसमिस हो गया अगेन, और ये हो जाएगा कितना? 13। तो हो जाएगा नहीं 13 नहीं 26 में से ये सब्सट्रैक्ट होगा, कितना आएगा बच्चों? तो ये आ जाएगा आपका 14i3 और यहां पे आ जाएगा -2, राइट। तो ये आपका माइनस हुआ और यहां से फाइनली i3 की वैल्यू मिल जाएगी -2/14, जिसको आप कैंसिल करोगे तो मिल जाएगा -1/7। फाइनली i3 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, और i3 की वैल्यू आ गई तो i3 को ला करके आप 4th में रख सकते हो या फिर 5th में रख सकते हो। तो रख करके आप क्या निकाल सकते हो? आप रख दो फ्रॉम इक्वेशन 4, तो ये हो जाएगा i2 + 3i3 की जगह पे आप -1/7 रख दो इज इक्वल टू क्या है? 0 है। तो फाइनली ये हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो i2 की वैल्यू आ गई 3/7 एम्पियर। ओके, तो ये आपको i3 की वैल्यू मिली और एक मिल गया आपको i2 की वैल्यू। i3 की वैल्यू नेगेटिव का मतलब क्या है मैं बता दूं कि नेगेटिव मींस आपकी जो वैल्यू है करंट की वैल्यू जो आपने ऊपर से ले रखी थी वो एक्चुअली ऊपर से नहीं नीचे से होगा। मतलब करंट का डायरेक्शन जो आपने लिया था वो एक्चुअली नीचे से होगा, तो अपने आप नेगेटिव आ जाता है। इसके लिए आपको कुछ करना तो था नहीं। i2 आ गया और i3 आ गया। अब मैं इन सब इक्वेशंस में से कोई एक ले सकता हूं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 या इक्वेशन नंबर 3 में से कोई भी एक लेकर के सॉल्व कर सकता हूं। इसीलिए मैंने वहां पे दिखा दिया कि आप फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में, तीनों में देख रहे हो कि i1 i2 मौजूद है। इसमें भी रख लिया जाए। एक काम करते हैं, फर्स्ट में ही रख लिया जाए, थोड़ा इजी हो जाएगा। नाउ अब आपको क्या करना है? नाउ 2i1 - i2 की जगह पे आप क्या लिखोगे? i2 की जगह पे 3/7 प्लस यहां पे होगा -1/7 इज इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ये तो माइनस है ही, तो माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, तब 2i1 इज इक्वल टू -4/7
2i1 माइनस माइनस देखिए ऐड हो जाएगा तो -4/7 होगा इज इक्वल टू 0। इसको उधर शिफ्ट कर दीजिए तो i1 इज इक्वल टू हो जाएगा 4/7, 2 इससे कैंसिल तो i1 की वैल्यू क्या मिली 2/7 एम्पियर। लीजिए भाई आपका i1 भी आ गया, आपका i2 भी आ गया, आपका i3 भी आ गया, तीनों वैल्यूज आ गई। जब i1 i2 i3 तीनों आ गए तो इस तरीके से अब बस आपको क्या निकालना है, i निकालना है, क्योंकि i इस वाले ब्रांच में करंट है। आपने तीनों ब्रांच में करंट निकाल लिया, अब आपको बस इस वाले ब्रांच में करंट बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस हो गया है आपका। अब बस आपको अब अगर i निकालने की जरूरत हो तो i इज इक्वल टू i1 प्लस i2, i3 नहीं। तो i1 की वैल्यू कितनी, i1 की वैल्यू 2/7 और ये प्लस आपका i2 की वैल्यू कितनी 3/7, तो ये हो गया 3/7, फाइनली ये आएगा 5/7 एम्पियर। तो इस तरीके से आपने सारे ब्रांचेस में करंट निकाल लिए। अब इस सारे ब्रांच में करंट को इस तरीके से आपको सॉल्व करना आ चुका होगा। ऐसे ही आप सारे ब्रांचेस को मतलब किसी भी तरीके के ब्रांच को 3 वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हो। मेक श्योर कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो बहुत ही पेशेंस के साथ ट्राई करेंगे। ओके, तो अब हम जानेंगे कार्बन कोडिंग क्या होता है, आइए देखते हैं। तो बच्चों अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है और वो है कार्बन रेजिस्टेंस। तो मैं बता दूं कि आपको हर कंडक्टर में एक रेजिस्टेंस तो मिलता ही है। जैसा कि आपको पता है कि रेजिस्टेंस एक ऐसा टर्म है जो कि हर कंडक्टर में, और क्यों है ये मैंने बता दिया था कि एक्चुअली हर कंडक्टर में उनकी लेंथ, उनका एरिया, उसमें इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही, उसमें पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उनका कोलिजन तो होगा ही, इसीलिए हर कंडक्टर का अपना रेजिस्टेंस है। इसलिए हमारे लाइफ में कंडक्टर अगर इंपॉर्टेंट है तो उसमें रेजिस्टेंस भी इंक्लूड हो ही जाता है। लेकिन देखिए मैं बता दूं कि रेजिस्टेंस हमारे लिए बहुत अच्छी चीज नहीं थी, लेकिन मैं बता दूं कि आज रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट आपको है। क्यों है, देखिए रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट बिल्कुल होगी तभी तो आप कॉम्बिनेशन सीख रहे थे, और मैंने आपको कॉम्बिनेशन में बताया था कि कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हमें ऑपरेट करने के लिए लो वोल्टेज की जरूरत होती है। और लो वोल्टेज कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको रेजिस्टेंस चाहिए। रेजिस्टेंस क्या करता है, हाई पोटेंशियल को, हाई वोल्टेज को ड्रॉप कर देता है ताकि आपके सर्किट तक, आपके अप्लायंसेस तक रिक्वायर्ड वोल्टेज पहुंच सके। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम तो आपको पता है कि पोटेंशियल को ड्रॉप कर देना। लेकिन अब बात ये आती है कि हमें कार्बन रेजिस्टेंस की क्या जरूरत पड़ी। तो मैं बता दूं कि अगर वायर पे डिपेंडेंट रहेंगे ना तो वायर की रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होती है, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो हमें जो सर्किट में जैसे एलईडी वगैरह हो गया या फिर फोन के चार्जर हो गए, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, उन डिवाइसेस को ऑपरेट करने के लिए बहुत लो वोल्टेज की जरूरत होती है। और इतने लो वोल्टेज को अगर आपको लेना है या जरूरत है आपको, तो ऐसे केस में अगर आपको चाहिए इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ जाएगी ताकि आप पोटेंशियल को ड्रॉप कर सको, तभी तो लो वोल्टेज आपको मिलेगा। तो इसके लिए आपको जरूरत है कि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस वैल्यू मिले, और इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस वैल्यू ही पोटेंशियल को ड्रॉप कर सकते हैं। अब उसके लिए वायर पे डिपेंड नहीं रह सकते। तो अब हम क्या करें, हमें एक काम ऐसा करना है कि हमें सस्ता मिल जाए, अगर हमें चीप मिल जाए, और हमें एक ऐसे कंपोनेंट्स मिल जाए जो कि इजीली अवेलेबल हो और साइज में भी छोटा हो। तो हमने क्या किया, कार्बन के रेजिस्टेंस बनाने शुरू कर दिए। कार्बन के रेजिस्टेंस आपने देख रखे हैं, आप इसको पिक्चर में देख लेंगे कैसा है ये पिक्चर। एक्चुअली ये 4 बैंड रेजिस्टर्स और 5 बैंड रेजिस्टर्स मार्केट में अवेलेबल है। बेसिकली आप जो इस्तेमाल करते हो अपनी पढ़ाई में, अपने कंपोनेंट्स में, बेसिकली वो होगा आपका 4 बैंड रेजिस्टर। 4 बैंड रेजिस्टर्स पे आप देखोगे कि 3 बैंड जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं, और एक जो साइड में बैंड होता है, लेफ्ट में एक बैंड होगा, वो बैंड आपका या तो गोल्ड या तो सिल्वर, मतलब कोई स्पेसिफिक कलर उसका अलग होता है। मैं अभी उसको बताने वाला हूं एक्चुअली क्या है। तो बेसिकली पहले ये समझ लेते हैं कि कार्बन रेजिस्टेंस की नीड क्या है। कार्बन रेजिस्टेंस हाई वैल्यू के होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस वैल्यू होती है ताकि अधिक से अधिक पोटेंशियल को ड्रॉप करे, और साथ ही इसकी कॉस्टिंग काफी कम होती, लो कॉस्ट होता है, इसलिए अवेलेबल हो जाता है। हमारे इंडिया में हर जगह कार्बन है, तो कार्बन हमारे पास बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। कार्बन के मटेरियल का बना होता है, इसीलिए हम इसे कार्बन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो व्हाट इज द कार्बन रेजिस्टेंस? कार्बन रेजिस्टेंस इज द सिस्टम, इज द डिवाइस, या फिर आप कंपोनेंट कह सकते हो, तो कंपोनेंट बाय विच इज मेड अप बाय द कार्बन मटेरियल एंड इट इज वेरी चीप एंड इट हैव हाई रेजिस्टेंस वैल्यू। रिमेंबर दैट कि यहां पर आपका जो रेजिस्टेंस है वो कार्बन मटेरियल का बना है। इट इज द डिवाइस मेड अप ऑफ कार्बन मटेरियल
which have high resistance value and low cost। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि ये आपका काफी सस्ता होने वाला है, सस्ते से इजीली अवेलेबल हो जाता है। आपने आज देखा भी होगा, आपके जितने भी चार्जर या फिर जितने भी कंप्यूटर के मदरबोर्ड्स होते हैं उसमें भी छोटे छोटे रेजिस्टेंस देखे हैं, मल्टीपल कलर बैंड लगे होते हैं, जैसा कि आपने पिक्चर में देखा। उस हिसाब से आप पहचान भी लेंगे कि एक्चुअली आपने कहाँ देख रखा है, और आज के बाद से आप उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू भी बताओगे। जैसे आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट खरीदते हो ना, तो उसमें उसकी वैल्यू लिखी रहती है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंसेस पे उसकी वैल्यू ना लिख करके उसमें कुछ कलर बैंड्स दिए रहते हैं, जिससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि एक्चुअली उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू क्या है। नो डाउट मैंने आपको बता ही दिया कि कार्बन रेजिस्टेंसेस जो होते हैं वो सस्ते होते हैं, उनकी रेजिस्टेंस वैल्यू काफी हाई होती है। तो इस हाई रेजिस्टेंस वैल्यू को कैसे निकालें, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि ये आपका क्या है, ये आपका एक रेजिस्टेंस है, नो डाउट आप देख पा रहे हो, और ये आपने इस तरह लगा दिया। यहां पर आपका ये इस तरीके से बैंड्स होते हैं, इसमें ये बैंड हो गया, और यहां पर ए बी सी इस बैंड के ऑर्डर्स आप डिसाइड कर लीजिए। एक बैंड और होता है जो कि लास्ट में आप डिसाइड करते हो, जिसका नाम होता है डी बैंड। ये डी कलर बैंड है, इसके बारे में मैं बताने वाला हूं आगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, इसका ऑर्डर रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो बेसिकली इसका रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों ए बी राइट इनटू 10 टू द पावर सी, इसको फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट कहते हैं, प्लस माइनस, और साथ में होता है डी परसेंट, राइट। तो ये हो गया, और ये सारी चीजें क्या होती है, ओम में होती है। आई रिपीट, ये जो हमने फॉर्मेट लिखा है, इसी फॉर्मेट के बेसिस पर हम रेजिस्टेंस निकालते हैं किसी भी कार्बन रेजिस्टेंस का। कैसे निकालते हैं, उसके लिए एक पर्टिकुलर कोडिंग होती है, उस कोडिंग को पहले समझने की कोशिश करेंगे। आइए, तो इसको हम लोग कहते हैं कार्बन कोडिंग। आप इसको खुद भी निकालना सीख जाओगे, कार्बन कोडिंग। इसके तहत आपको कुछ रूल्स बताए जाएंगे, इस रूल को फॉलो करना होगा तो आप निकाल लोगे। याद रखिए, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, इसको मल्टीप्लाई, थर्ड डिजिट कहते हैं, और ये आपका टॉलरेंस। टॉलरेंस मैं बता दूं आपको कि टॉलरेंस किसी वैल्यू, मतलब किसी भी कंपोनेंट की वो वैल्यू है जिससे वो कब तक सहन कर सकता है, कब तक बियर कर सकता है, जिसके बाद वो खराब हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि आपका मान लीजिए 220 वोल्ट का कोई बल्ब है। अब 220 वोल्ट का बल्ब है तो 220 पर खराब नहीं होता, 230 पर भी खराब नहीं होगा, 240 250 तक फ्लक्चुएट करता है, लेकिन परफॉर्म करता है। लेकिन उससे ज्यादा होने लगता है तो खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसको कहते हैं टॉलरेंस। तो वो कितने परसेंट तक टॉलरेट कर सकता है, अगर आप मतलब करंट बढ़ा दो तो कब तक वो टॉलरेट कर सकता है, ये इसकी इसी एफिशिएंसी से डिसाइड होता है, राइट। अब आगे बढ़े। सबसे पहले मैं बता दूं, कार्बन कोडिंग की बात है तो इसमें नंबर 1 मैं बात करूं तो इसमें ए बी एंड सी कलर कोडिंग अलग होती है, और डी कलर कोडिंग अलग होती है। तो याद रखिए, पहले मैं लिखने जा रहा हूं फॉर ए बी सी कलर कोडिंग। तो ए बी सी के लिए सेम कलर कोडिंग का इस्तेमाल होने वाला है। कैसे और क्या होगा एग्जैक्टली इसको ध्यान से समझिएगा। तो पहला आपका होगा, देखिए आपका कलर कोड। कलर कोड क्या है, तो कलर कोड है आपका बी रॉय, गुड बॉय, वेरी गुड वाइफ। आई होप आपने याद किया होगा। एक्चुअली ये 10 कलर कोड्स होते हैं, और ये कलर कोड्स इसी ऑर्डर में याद कर लेंगे तो आपको इजी रहेगा। मैं रिपीट कर देता हूं, BROY रॉय, गुड बॉय, गुड का G, बॉय का B, वेरी गुड वाइफ। एक्चुअली कई सारे बुक्स में अलग अलग कोडिंग्स लिखे होते हैं, जैसे कई जगह पे लिखा होगा कि वेयरिंग अ गोल्ड सिल्वर नेकलेस, इस तरीके से ऑर्डर लिखा होता है, या फिर ग्रेट ब्रिटेनियन लिखा रहेगा। तो आपको इस तरीके से ऑर्डर याद रख लेना है, इसका कोई मतलब नहीं कौन आपको कैसे बताता है, आपको बस ये ऑर्डर याद होना चाहिए जो कि 10 होने चाहिए, ठीक है। अब ये हो गया कोड। अब इसका कलर क्या है, आइए कलर समझते हैं इसके कोड के बेसिस पर। ये होता है ब्लैक, पहला ब्लैक होता है बच्चों, ब्लैक, ब्राउन, R फॉर रेड, O फॉर ऑरेंज, Y फॉर येलो,
G for green, blue, violet और G for ग्रे और फाइनली आपका ये है आप व्हाइट। ठीक, तो इस तरीके से ये 10 कलर कोड्स और उसके कलर्स हो गए। अब उनके डिजिटल वैल्यूज क्या है, इसको जिसको हम डिजिट के बेसिस पर एस्टैब्लिश करने वाले हैं। इनकी न्यूमेरिक कोडेज क्या है, न्यूमेरिक डिजिट्स क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसी ऑर्डर में याद करिएगा बच्चों, कहीं भी कुछ मिस ना हो। यही काम करना है क्योंकि एंट्रेंस के एग्जामिनेशंस में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एंट्रेंस के एग्जामिनेशन के लिए आपको यहाँ 3 मार्क्स मिल जाएंगे और आपके अपने एग्जामिनेशन में तो ये हो ही सकता है 2 मार्क्स या 1 मार्क्स में आ जाए। तो इसलिए कोडिंग आपको ध्यान से आनी चाहिए। तो तीनों कलर्स के लिए ये चीजें हो गई। मैं बता दूं ये आपका फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट और ये मल्टीप्लायर के ऑर्डर में काम करेगा। इसके बाद जो है आपका डी वाले के लिए कैसे फॉलो करेंगे तो मैं बता दूं, फॉर ये आपका सेकंड होगा, फॉर डी कलर बैंड फॉर डी कलर बैंड के लिए अब मैं बता दूं कि यहां पर एक छोटा सा बॉक्स बना लीजिए और ये छोटे से बॉक्स को फॉलो करिएगा। यहां पर देखिए इस बॉक्स में आपको मैं बता दूं ये 2 पार्ट डिवाइड कर देंगे। एक तो इसका कलर होगा जो स्पेसिफिक कलर होगा और यहां पर होगा टॉलरेंस, कितने परसेंट का टॉलरेंस होता है। टॉलरेंस मैंने क्या बताया कि कितने परसेंट तक वो बियर कर सकता है उसी को टॉलरेंस कहते हैं। तो पहला आपका होता है बच्चों गोल्ड, नो डाउट गोल्ड, मैंने बोला था ना वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, उसी तरीके से गोल्ड या ये हो गया सिल्वर और फाइनली होता है नो बैंड मतलब कोई भी कलर नहीं होगा। इसके लिए देखिए टॉलरेंस है 5%, 10% और 20%। आप खुद बता सकते हो कि टॉलरेंस जिसका जितना ज्यादा होगा अच्छा होगा या बुरा होगा। ऑफ कोर्स अच्छा होगा क्योंकि आपका कंपोनेंट ज्यादा सरवाइव कर पाएगा, खराब नहीं होगा। नहीं तो छोटे टॉलरेंस पर जल्दी खराब होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा जो रेजिस्टेंस मिलते हैं वो गोल्ड पर ही मिलते हैं, मतलब उनका टॉलरेंस ऑलमोस्ट 5% पर ज्यादा से ज्यादा मिल जाएगा, मतलब नॉर्मल होता है। ओके, तो अब ये तो आपने देख लिया कोडिंग और ये देख लिया इसका फॉर्मेट। ये फॉर्मेट है बच्चों, ये फॉर्मेट आपको याद रहेगा और इस फॉर्मेट के बेसिस पर ये कोडिंग याद रहेगी, तब आप अप्लाई कर पाओगे। अभी तक आप नहीं समझ पाए होगे क्योंकि एग्जैक्टली आपको अभी तक एग्जांपल नहीं मैंने बताया, क्योंकि बिना एग्जांपल के आप इसको डील ही नहीं कर सकते। तो आइए एग्जांपल से पहले समझिए कि क्वेश्चन कैसे करेंगे या फिर किसी कार्बन रेजिस्टर्स का एग्जैक्ट रेजिस्टेंस हम लोग कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो चलिए आपको एक क्वेश्चन से रूबरू कराते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आपका ये कोई एक कार्बन रेजिस्टेंस है और ये कार्बन रेजिस्टेंस में पहला जो आपका डिजिट है वो पहली वाली डिजिट मान लीजिए रेड है सपोज दैट, और दूसरी वाली आपकी ब्लू है और ये वाला जो है आपका येलो है, राइट, येलो। और ये बैंड से मतलब है, आपका रेजिस्टर किसका है इससे कोई मतलब नहीं है। ये 4 बैंड रेजिस्टर है, 3 बैंड ये और ये एक बैंड, टोटल 4 बैंड। मार्केट में 5 बैंड भी अवेलेबल है लेकिन ज्यादातर हम लोग 4 बैंड ही यूज करते हैं, मैं बता दे रहा हूं। तो बच्चों यहाँ पर आपका ये जो है आपका मान लीजिए सिल्वर है, सपोज दैट ये सिल्वर है, ठीक, ये 4th वाला बैंड। अब इसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे आइए समझें। तो सॉल्यूशन देखिए बच्चों, इसका सॉल्यूशन सबसे पहले रेड है और ये फर्स्ट डिजिट है। तो फर्स्ट डिजिट आपका ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट डिजिट है ए और फर्स्ट डिजिट के लिए रेड का कोडिंग क्या है, रेड की कोडिंग है 2। तो सबसे पहले आर इज इक्वल टू आप लिखेंगे एक जगह पे 2 पुट कर देंगे, जहां ए वहां 2 पुट कर दीजिएगा, राइट। फिर उसके बाद क्या है ब्लू। अब ब्लू के लिए आप ध्यान दीजिएगा सेकंड डिजिट है ब्लू। अब ब्लू किसमें है बच्चों, ब्लू 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 ब्लू, ये है ब्लू 6, तो आपको लिखना होगा 6। अब मैं बता दूं कि 2 6 जा 12 नहीं करना है बच्चों, 2 6 26 एग्जैक्टली, जैसे 1 1 और 1 11 आपने सुना होगा, एग्जैक्टली उस तरीके से 2 और 6 26 यहां पर होता है। तो ये कोडिंग का जो फॉर्मेट है इसी तरीके से आपको फॉलो करना है। तीसरा क्या होता है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर के लिए येलो देखिए, येलो कहां है, येलो है 4 पे, तो आप लिखोगे 10 टू द पावर 4, ये मल्टीप्लायर हो गया। अब आप इसको चाहो तो 10 पावर 4 काफी हाई रेजिस्टेंस होता है जो कि नॉर्मल से कंडक्टिंग वायर में मिल नहीं पाता है, इसलिए हमने कार्बन का यूज करना शुरू किया। और यहाँ पर प्लस माइनस डी, और जो डी है वो एक्चुअली सिल्वर है, और सिल्वर के लिए मैंने क्या बताया, सिल्वर के लिए 10%, मतलब इसका जो टॉलरेंस होगा वो आपको 10% होगा। और फाइनली आप इसका आंसर किसमें देंगे, ओम में। अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूं जिसको आप घर पे ट्राई कर सकते हो और करके आप इसका आंसर मुझे कमेंट में दे सकते हो। और ये आपको यहाँ पे भी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, फाइंड द रेजिस्टेंस आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा फाइंड रेजिस्टेंस। ओके, ये आपका क्वेश्चन है फाइनली।
और इस क्वेश्चन पे दोनों आते हैं, ये पहला बैंड, दूसरा बैंड, तीसरा बैंड और ये फोर्थ बैंड। और ये फोर्थ बैंड जो है वो आपका गोल्ड का है, आई रिपीट गोल्ड है। ये है आपका ऑफ कोर्स ब्लू, सपोज कर लीजिए फर्स्ट वाला ब्लू है, दूसरा वाला आपका ऑफ कोर्स ब्राउन है, और थर्ड जो है आपका ये वाला वो है ग्रीन, सपोज करिए ग्रीन है। तो आई रिपीट ब्लू, ब्राउन, ग्रीन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब इसके बाद फोर्थ बैंड गोल्ड है, आपको बताना है कि इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होगी। ये आपका होमवर्क होने वाला है, करके इसका आंसर कमेंट करेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक क्वेश्चन और देना चाहूंगा जो कि आपको एक्चुअली बताना होगा कि इसका कलर कोडिंग क्या होगा। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है, एग्जांपल नंबर थर्ड मैं आपको दे दूं, ये भी आप ट्राई करिएगा। फाइंड कलर कोडिंग, फाइंड कलर कोडिंग। आइए कलर कोडिंग कैसे निकालेंगे, तो सपोज दैट कि जो R वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से है, ये आपका मान लीजिए 35 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस माइनस 10%, ये है आपका कोई रेजिस्टेंस। और इससे आपको क्या करना है, कलर कोडिंग डिसाइड करनी है। कलर कोडिंग का मतलब कि फर्स्ट डिजिट कौन सा कलर होगा, सेकंड डिजिट कौन सा कलर होगा, थर्ड डिजिट कौन सा कलर होगा, ये एग्जैक्टली कैसे डिसाइड करेंगे आपको इससे कलर कोडिंग से फाइंड आउट करके बताना होगा। आप कैसे करेंगे, तो आप लिखिएगा फर्स्ट डिजिट कौन सा कलर, सेकंड डिजिट कौन सा कलर, थर्ड डिजिट कौन सा कलर और फोर्थ डिजिट कौन सा कलर होगा, ये आपका होमवर्क होगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, अगले लेक्चर मिलेंगे। अगले लेक्चर में बात होगी, हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक सेल, ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब टर्मिनल पोटेंशियल, ये सब चीजों के बारे में जानेंगे और साथ ही जानेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिए, जितने होमवर्क है उसको कंप्लीट करिए। जय हिंद।